बारिश की रात थी, सड़कें खाली थीं और मुंबई की उस तंग गली में एक लड़की दौड़ती चली जा रही थी। उसके चेहरे पर खून के छींटे थे, आंखों में डर था, पर होंठों पर खामोशी जमी थी। उसका नाम था आशना मेहरा। उम्र महज 21 साल, एक साधारण मिडिल क्लास परिवार की लड़की जो बीकॉम फाइनल ईयर की स्टूडेंट थी और साथ ही कॉल सेंटर में नाइट शिफ्ट जॉब करती थी ताकि घर का किराया और मां की दवाइयों का खर्चा निकाल सके। आशना की जिंदगी सामान्य थी, संघर्ष भरी पर सीधी, जब तक उसने कुछ ऐसा नहीं देख लिया जो उसे नहीं देखना चाहिए था। उसी रात की बात है जब वो शिफ्ट से जल्दी निकलकर लोकल ट्रेन पकड़ने जा रही थी। स्टेशन के पास बने एक पुराने गोदाम से किसी की दर्दनाक चीखें आईं। तो पहले तो उसने अनदेखा किया, पर दिल ने कहा अगर तू नहीं रुकी तो शायद कोई मर जाएगा। और जब उसने गोदाम की जंग लगी खिड़की से अंदर झांका तो जो देखा उसने उसकी रूह तक को हिला दिया। एक सफेद कुर्ते में एक लड़की जंजीरों से बंधी थी और 3 आदमी उसका वीडियो बना रहे थे, साथ ही उसका दम घोंटने की कोशिश कर रहे थे। आशना का पूरा शरीर कांप गया। उसने जैसे तैसे मोबाइल निकाला और वीडियो रिकॉर्ड करने लगी, लेकिन तभी एक चटैक से आवाज आई, खिड़की टूट गई और उन आदमियों में से एक ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में एक अजीब चमक थी, जैसे वो कह रहा हो अब तू भी मरेगी। आशना जान बचाकर वहां से भागी। उसी हाल में घर पहुंची। कपड़े गीले थे, मोबाइल में रिकॉर्डिंग थी, पर दिल में डर था। उसने मां को कुछ नहीं बताया, चुपचाप कमरे में बैठी रही। अगले दिन वो पुलिस स्टेशन गई। इंस्पेक्टर ने वीडियो देखा और बोला, बेटा तू जो देख रही है वो हमारे शहर के सबसे ताकतवर एमएलए राकेश चौटाला का बेटा है। इस केस में हाथ डालने का मतलब है मौत को गले लगाना। आशना ने कहा, तो क्या मैं बस चुप रहूं? वो लड़की मर गई होगी। पर इंस्पेक्टर की आंखें नीचे झुक गईं। वो कुछ नहीं कर सका। डरी हुई आशना ने कुछ पत्रकारों से संपर्क किया, वीडियो भेजा, पर कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। 2 दिन बाद उसकी मां की अचानक तबीयत बिगड़ गई। हॉस्पिटल में एडमिट करवाया और अगले ही दिन मां आईसीयू में थी। डॉक्टर्स ने कहा उन्हें किसी ने स्लो पॉइजन दिया है, लिवर फेल हो रहा है। तभी अस्पताल के बाहर एक काली एसयूवी रुकी। 2 गुंडे उतरे और एक बंद लिफाफा आशना को दिया। अंदर एक पेपर था जिसमें लिखा था, जो तूने देखा है भूल जा, नहीं तो अगली बार तेरी मां को जहर नहीं गोली मिलेगी। अब आशना का डर गुस्से में बदल गया। उसने फैसला लिया कि वो चुप नहीं बैठेगी। वो सीधे पहुंची एक एनजीओ इंसाफ फाउंडेशन के पास, जहां एक पत्रकार विराट मिश्रा उसे मिला। एक ऐसा पत्रकार जो जानता था कि सच्चाई बोलना कितना खतरनाक है, पर उसे रोकना कितना पाप। उसने वीडियो लिया और बोला, यह काम आसान नहीं होगा, पर अगर तू तैयार है तो मैं भी हूं। आशना और विराट मिलकर सबूत इकट्ठे करने लगे। लड़की की पहचान की। उसका नाम था नीलिमा सैनी, जो पिछले 1 महीने से लापता थी। उसका भाई पागल होकर हर थाने के चक्कर काट रहा था, पर कोई सुनवाई नहीं हुई। जब उसे आशना का कॉल आया तो वो फूट फूट कर रो पड़ा। बोला, दीदी को बचा नहीं सका, पर कम से कम गुनहगार तो सजा पाए। 3 दिन बाद अचानक एक दिन आशना की मां आईसीयू से गायब हो गई। सीसीटीवी कैमरे बंद, स्टाफ को कुछ याद नहीं और हॉस्पिटल के गेट पर खड़ा वॉचमैन मरा हुआ मिला। पुलिस ने सिर्फ एक लाइन में केस बंद कर दिया, मेंटल ब्रेकडाउन से खुदकुशी। पर आशना जान चुकी थी कि यह सिर्फ शुरुआत थी। अब वो अकेली नहीं थी, उसके पास सच्चाई थी। और सच्चाई का वीडियो जो उसने आखिरकार एक इंटरनेशनल मीडिया हाउस को भेज दिया। और एक रात तो इंडिया के हर न्यूज चैनल पर एक ही वीडियो चल रहा था, नीलिमा को टॉर्चर करते एमएलए के बेटे विवेक चौटाला और उसके 2 दोस्तों की क्लियर फुटेज। अगली सुबह देश का माहौल बदल गया। जनता गुस्से में थी, पुलिस पर दबाव था और हाई कोर्ट ने खुद नोटिस लिया। पर इसके बाद जो हुआ वो और भी डरावना था। विवेक चौटाला ने सरेंडर कर दिया, लेकिन जेल से ही केस को पलटने की तैयारी होने लगी। मीडिया को खरीद लिया गया। कुछ चैनल्स ने वीडियो को फेक बताया। आशना को ड्रग एडिक्ट, मानसिक रोगी कहकर उसकी छवि बिगाड़ने की कोशिश की। सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग शुरू हो गई। अटेंशन सीकर, ब्लैकमेलर, नकली गवाह। वो टूटी नहीं, पर कमजोर जरूर हो गई। उसका हर दरवाजा बंद होता गया। विराट को धमकियां मिलने लगी। एनजीओ के ऑफिस में आग लग गई और एक रात उसका भाई जो लखनऊ में था
सड़क दुर्घटना में मारा गया। पुलिस ने फिर कहा, एक्सीडेंट। अब आशना के पास खोने को कुछ नहीं बचा था। उसने कोर्ट में पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल किया, खुद गवाह बनी, और वीडियो, कॉल रिकॉर्ड्स और हॉस्पिटल की सीसीटीवी फुटेज कोर्ट को सौंपे। केस शुरू हुआ, मीडिया फिर एक्टिव हुई। और देश भर के लोग आशना को इंडियाज ब्रेव गर्ल कहने लगे। लेकिन विवेक के वकील ने कोर्ट में आशना की मां के मानसिक इलाज, उसके खुद के डिप्रेशन रिकॉर्ड्स, उसका बस और उसकी सोशल मीडिया पोस्ट्स को आधार बनाकर उसे मेंटली अनस्टेबल विटनेस साबित करने की कोशिश की। जज ने केस की गंभीरता को देखते हुए सीबीआई जांच के आदेश दिए। सीबीआई जांच में चौंकाने वाला सच सामने आया। नीलिमा को सिर्फ टॉर्चर ही नहीं किया गया था, उसे जिंदा जलाकर मार दिया गया था और उसकी राख को गोदाम के पीछे बहते नाले में बहा दिया गया था। फोरेंसिक टीम ने जगह से जली हुई चूड़ियों और एक टूटी चेन की पहचान की जो नीलिमा की थी। सीबीआई ने राकेश चौटाला और विवेक को हत्या, सबूत मिटाने, धमकी देने और साजिश के तहत गिरफ्तार किया। केस का फैसला 8 महीने बाद आया। और जज ने कहा, यह मामला सिर्फ एक लड़की की हत्या का नहीं बल्कि पूरे सिस्टम को जगाने का है। गवाह अगर डर गया तो न्याय मर जाएगा। कोर्ट रूम में बजती तालियों की गूंज के बाद जब सबने आशना को न्याय की देवी कहा तो वो मुस्कुराई जरूर थी, पर उस मुस्कुराहट में एक अजीब सा खालीपन था। शायद मां की मौत, भाई की हत्या और सिस्टम से लड़ने की थकावट ने उसकी आत्मा को भीतर ही भीतर तोड़ दिया था। वो सोचती रही, क्या अब सच में सब खत्म हो गया? पर किस्मत ने जैसे अभी उसकी परीक्षा पूरी नहीं की थी। 4 महीने बीत गए। केस बंद हो चुका था। राकेश और विवेक दोनों तिहाड़ जेल में थे। आशना ने एनजीओ ज्वाइन कर लिया था। अब वो दूसरे पीड़ितों की मदद कर रही थी। पर एक शाम उसके एनजीओ ऑफिस में एक अजनबी लड़की आई, बेहद डरी हुई, कांपते होंठ, फटी आंखें और हाथ में एक टूटी हुई राखी। लड़की ने धीरे से कहा, दीदी, मैं नीलिमा हूं। आशना की आंखें फैल गईं। क्या ये तो मर चुकी थी? लड़की ने कांपती आवाज में कहा, वो जो जला दी गई वो मेरी हमशक्ल थी। मुझे नहीं मारा गया। मुझे 2 साल तक राजस्थान के एक फार्म हाउस में बंद करके रखा गया क्योंकि मेरे पास कुछ था जो उन सबको जेल भेज सकता था। आशना जैसे कुछ समझ नहीं पाई। तभी नीलिमा ने एक पुरानी यूएसबी ड्राइव दी। इसमें सिर्फ वो वीडियो नहीं है जो तूने देखा, इसमें वो नेटवर्क है जिसमें नेताओं, पुलिस, डॉक्टरों, पत्रकारों सबकी सच्चाई है। बच्चों की तस्करी, लड़कियों की मंडी, फर्जी एनजीओ और नकली केस बनाने वाले लोग। ये राकेश चौटाला का असली खेल है। अब खेल बदल चुका था। अब ये सिर्फ एक एमएलए और उसके बेटे की कहानी नहीं थी। अब ये एक पैरेलल क्रिमिनल सिस्टम की लड़ाई थी जो कानून के ऊपर बैठा था। आशना ने यूएसबी को देखा और तुरंत विराट को कॉल किया। हमें एक और लड़ाई लड़नी है, पर इस बार दुश्मन छुपा हुआ था और बहुत ताकतवर। अगले ही दिन विराट के ऑफिस में आग लग गई। वो बाल बाल बचा, पर सारा रिकॉर्ड जल गया। पुलिस ने कहा, शॉर्ट सर्किट। उस रात आशना के घर पर कुछ लोग घुसे। दरवाजे पर सिर्फ एक नोट छोड़ा गया, अगर तूने मुंह खोला इस बार नीलिमा बचेगी नहीं। आशना समझ गई थी, ये लड़ाई अदालत से नहीं, अंदर से जीतनी होगी। अब उसे खेल उनकी भाषा में खेलना होगा। उसने खुद को गायब कर लिया। फोन बंद, सोशल मीडिया डिलीट, और नीलिमा को एक सुरक्षित जगह भेजकर खुद एक नई पहचान में घुस गई। वो अब तारा शर्मा बन चुकी थी। और 1 महीना बाद वो पहुंची एक पार्टी में जहां देश के नामी वकील, अफसर और बिजनेसमैन शराब पीते, नाचते और गंदा खेल खेलते दिखे। वो वहां मेहमान नहीं, जासूस बनकर गई थी। उसकी आंखों में कैमरा, जैकेट में माइक और बालों में ट्रैकिंग चिप लगी थी। और उसी पार्टी में उसे दिखा आदित्य सिंह, एक सीबीआई अफसर जो केस की जांच में था, पर अब खुद उसी सिस्टम का हिस्सा बन चुका था। उसने देखा कि कैसे बच्चियों की तस्वीरें बिक रही थीं, जिसे सब थी, कैसे शराब के नाम पर इंसानियत को बेचा जा रहा था। और उस रात जब पार्टी खत्म हुई, वो वापस कमरे में गई और कहा, अब इस बार सब खत्म करूंगी, एक एक को बेनकाब करूंगी। अगले कुछ हफ्तों में उसने देश के 7 शहरों की यात्रा की, यूएसबी से मिले नामों को ट्रैक किया,
कुछ अफसर रिश्वत लेते थे, कुछ डॉक्टर उफ़ाम फर्जी मेडिकल रिपोर्ट बनाते थे, कुछ वकील सबूत मिटाने के एक्सपर्ट थे, और इन सब के पीछे एक नाम उभर कर आया, ऑपरेशन गहरी जड़ें, एक अंडरग्राउंड नेटवर्क जो देश की न्याय प्रणाली को धीरे धीरे खोखला कर रहा था। पर जैसे ही उसने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की ठानी, एक और चिट्ठी मिली। इस बार उसे हम जला देंगे और तू सिर्फ देखती रहेगी। वो टूटी नहीं। उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सिर्फ इतना कहा, आज देश की हर बेटी को पता होना चाहिए कि उनका सबसे बड़ा दुश्मन बाहर नहीं, सिस्टम के अंदर है, और मैं तब तक नहीं रुकूंगी जब तक इन जड़ों को काट ना दूं। और ठीक उसी दिन रात 11 बजे उसका नाम ट्विटर पर ट्रेंड करने लगा। हार्ड हार्ड जस्टिस फॉर नीलिमा, गवाह रिटर्न्स। लोग सड़कों पर उतरने लगे। अगले दिन कोर्ट ने सीबीआई से जवाब मांगा कि नीलिमा अगर जिंदा है तो फेक मौत का केस किसने क्लोज किया। उधर गृह मंत्री को हटाया गया और जांच टीम बनाई गई। ये सब सुनकर राकेश चौटाला ने जेल से एक चिट्ठी भेजी, तू खेल समझती नहीं आशना, तू मोहरा थी और अब भी है, असली राजा कोई और है। अब कहानी फिर मुड़ गई। कौन है वो असली राजा? यूएसबी की एक फाइल को आशना ने फिर से स्कैन किया। एक हिडन फोल्डर खुला। उसमें कुछ ऐसा था जो अब तक किसी ने नहीं देखा था। एक सीक्रेट वीडियो जिसमें एक नाम सामने आया, राजनाथ सिंहल, देश का पूर्व मुख्य न्यायाधीश जो अब राष्ट्रपति के सलाहकार पद पर था। उसने ही नीलिमा की फेक डेथ रिपोर्ट पास करवाई थी और वही इस पूरे नेटवर्क का मुख्य संरक्षक था। आशना ने अब तक जो भी देखा था वो केवल परतें थीं। असली अपराधी वो थे जो न्याय की कुर्सियों पर बैठकर खेल खेलते थे। अब अंत नहीं। आशना ने प्रेस में वो सीक्रेट वीडियो रिलीज किया और उसी दिन एक खुला खत देश की हर लड़की को लिखा, मैं आशना मेहरा अब सिर्फ एक गवाह नहीं, इस देश की बेटी हूं, और ये लड़ाई मैं अपने लिए नहीं, तुम्हारे लिए लड़ रही हूं। एक दिन आएगा जब गवाह को मारा नहीं जाएगा, सुना जाएगा। रात के 2:30 बजे का वक्त था। दिल्ली के प्रेस क्लब के बाहर भीड़ अब बिखर चुकी थी। मीडिया वैन जा चुकी थी, पर आशना की आंखों में नींद नहीं थी। यूएसबी से निकले उस नाम ने उसे अंदर तक झकझोर दिया था। राजनाथ सिंहल, देश का सबसे प्रतिष्ठित न्यायमूर्ति जिसने अपने कार्यकाल में सैकड़ों फैसले दिए, और अब वही आदमी उस गिरोह का सबसे बड़ा संरक्षक निकला। आशना जानती थी अब ये कोई साधारण केस नहीं, ये देश की आत्मा को बचाने की जंग थी। वो रात वो नहीं सोई। पूरा डेटा बार बार स्कैन किया, कुछ पुराने चैट लॉग्स, वीडियो क्लिप्स, गुप्त कॉल रिकॉर्डिंग, सब में एक चीज कॉमन थी, प्रोजेक्ट वारचैस्वी, एक सीक्रेट ऑपरेशन जिसमें बड़ी हस्तियों के नाम, अपराध, लेन देन, ब्लैकमेलिंग वीडियो और कोर्ट केसों की मैनेजमेंट लिस्ट थी। और उसी लिस्ट में लिखा था विटनेस एलिमिनेशन प्रोटोकॉल, जिसमें उसका खुद का नाम लाल रंग में हाईलाइट किया गया था। टारगेट आशना मेहरा, स्टेटस एक्सपोज्ड, क्लियरेंस इमीडिएट एग्जीक्यूशन। आशना की सांसें रुकने लगीं। उसे समझ आ गया कि अब सिर्फ नीलिमा या चौटाला की बात नहीं, बल्कि उसकी जान भी पल पल खतरे में है, और शायद विराट की भी। वो दौड़कर विराट के घर गई, लेकिन दरवाजा टूटा हुआ था, सामान बिखरा हुआ, दीवारों पर खून के छींटे, और फर्श पर सिर्फ एक चीज थी, एक कैमरा। जो ओनर था, उसकी स्क्रीन पर बस एक मरा हुआ सन्नाटा। और फिर अचानक आवाज आई, अगर तू आगे बढ़ी तो अगला चेहरा तेरा होगा। उसने वो कैमरा उठाया, कांपते हाथों से उसमें कार्ड निकाला और एनजीओ के पुराने सिस्टम में उसे प्लग किया। कैमरा में सीसीटीवी फुटेज जैसा कुछ था। 2 नकाबपोश लोग विराट को घसीटते हुए ले जा रहे थे, और एक तीसरा आदमी जो नकाब में नहीं था, और जब उसने झूम किया तो उसकी रूह कांप गई। वो आदमी कोई और नहीं, प्रधानमंत्री का चीफ एडवाइजर था, सतीश त्रिपाठी। अब उसका शक यकीन में बदल चुका था। देश की सबसे ऊंची कुर्सियों तक ये गंदगी फैली हुई थी। आशना ने फैसला लिया, अब या तो सब जलेगा या कुछ नहीं बचेगा। उसने नीलिमा को एक सीक्रेट बंकर में रखा और खुद निकल पड़ी बनारस, जहां राजनाथ सिंहल एक बंद पड़े आश्रम में छुपा बैठा था। सतीश त्रिपाठी और उसका गैंग वहीं से पूरे नेटवर्क को ऑपरेट कर रहे थे। दिखावे में धार्मिक ट्रस्ट, हकीकत में क्राइम हब। उसने एक छुपा हुआ बॉडी कैमरा पहना और खुद को एक साध्वी बनाकर वहां घुस गई। अंदर जो देखा वो किसी नर्क से कम नहीं था।
लड़कियों को बंदी बनाकर रखा गया था। नेता रात में आते, सुबह सबूत मिट जाते और उन्हीं में से कई लापता घोषित हो चुकी थीं। आशना ने वहां 3 दिन बिताए, अंदर की वीडियो रिकॉर्ड की, नाम, चेहरे, सबूत। और फिर चौथे दिन जब सतीश त्रिपाठी आया तो उसने पहली बार उसे फेस टू फेस देखा। क्या तुम जानती हो कि तुमने क्या बिगाड़ा है? उसने मुस्कुराते हुए पूछा। आशना ने जवाब नहीं दिया, उसकी आंखों में आग थी। सतीश बोला, जिस देश में इंसाफ बिकता है वहां गवाहों की कोई औकात नहीं। तुम सिर्फ एक शोर हो जो वक्त के साथ दबा दिया जाएगा। पर उसी पल उसने अपनी साड़ी से एक बटन खोला और उसमें छिपा कैमरा अचानक एक्टिव हो गया। लाइव फीड वायरल हो चुकी थी। फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, हर जगह अब आश्रम का सच्चा चेहरा दिख रहा था। देश भर में उबाल आ गया। जंतर मंतर पर लोग एकत्रित हुए। सेव द विटनेस, रियल जस्टिस नाउ। और इस बार कोई नहीं रुका। सरकार हिल गई। कोर्ट को रात में सुनवाई करनी पड़ी और सुप्रीम कोर्ट ने सीधा आदेश दिया। सीबीआई को 24 घंटे में ऑपरेशन वर्चस्वी के हर आरोपी को गिरफ्तार करना होगा। राजनाथ सिंहल को उसी रात बनारस के उस गुप्त आश्रम से गिरफ्तार किया गया। सतीश त्रिपाठी को पकड़ने गई टीम पर हमला हुआ, पर उसे भी जिंदा पकड़ा गया। विराट एक अज्ञात जगह पर जख्मी मिला, लेकिन जिंदा था। आंख खुलते ही उसने कहा, वो हारे नहीं, हम जीते हैं। आखिरी सुनवाई दिल्ली हाई कोर्ट में हुई। एक हॉल जिसमें देश की आंखें टिकी थीं। आशना गवाही के लिए खड़ी हुई, पर इस बार उसकी आवाज कांप नहीं रही थी। वो तेज, स्पष्ट। अगर गवाह को मारा जाएगा तो न्याय सिर्फ किताबों में रहेगा। मैंने अपनी मां खोई, भाई को जला दिया गया, दोस्त को उठाया गया, पर मैंने हार नहीं मानी, क्योंकि मैं जानती हूं हर बार बुराई जीतती नहीं। जज ने कहा, आज इस अदालत में न्याय की देवी खुद मौजूद हैं, जो गवाह है, पर इतिहास की गवाह भी है। और यह अदालत सभी दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाती है, बिना पैरोल के, बिना माफी के। फैसले के बाद 1 साल बाद आशना अब दिल्ली यूनिवर्सिटी में क्रिमिनल जस्टिस पढ़ा रही थी और साथ ही एक फाउंडेशन चला रही थी, गवाह, द वॉइस ऑफ द साइलेंस्ड, जो देश भर में गवाह सुरक्षा, महिला न्याय और ट्रायल मॉनिटरिंग पर काम करता था। वो अक्सर कहती थी, सच्चाई बोलने वालों को गवाही नहीं बनना चाहिए, उन्हें जीते हुए देखना चाहिए। दिल्ली में ठंडी हवाएं चल रही थीं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को हुए 6 महीने बीत चुके थे। आशना अब भारत में ही नहीं, इंटरनेशनल फोरम्स में भी बतौर विटनेस प्रोटेक्शन एक्सपर्ट शामिल की जा रही थी। उसके नाम पर फाउंडेशन चल रहा था, किताबें लिखी जा रही थीं, डॉक्यूमेंट्री बन चुकी थी। लेकिन एक रात जब वो यूरोप में एक कॉन्फ्रेंस से लौट रही थी, एयरपोर्ट पर एक विदेशी रिपोर्टर ने उसे एक लिफाफा पकड़ाया। मिस आशना, दिस वॉज लेफ्ट फॉर यू बाय समवन हु रिफ्यूज्ड टू बी नेम्ड। ही सेड, टेल हर द सर्कल इजंट क्लोज्ड येट। आशना ने हॉल में बैठते ही लिफाफा खोला। अंदर एक कागज था, सिर्फ 3 शब्दों के साथ, मास्टरमाइंड जिंदा है। उसके साथ जुड़ा था एक पेन ड्राइव। वो थम सी गई। यूएसबी लगाते ही स्क्रीन पर सिर्फ एक ब्लरी वीडियो चला, एक क्लिप जिसमें किसी अंधेरे रूम में बैठा एक बूढ़ा आदमी दिखाई देता है। उसकी आवाज भारी थी। जिसे तुमने मारा समझा, वो तो बस मोहरे थे। असली राजा अभी जिंदा है और खेल अब असली शुरू होगा। वीडियो खत्म हुआ और फिर एक और फाइल खुल गई। एक नाम, कैज़मी नेटवर्क, इंटरनेशनल ट्रैफिकिंग, पॉलिटिकल असैसिनेशंस, साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन, AI डीप फेक ब्लैकमेल्स और एक जगह का नाम बेकू, अज़रबैजान। आशना ने तुरंत भारत लौटने